आपकी एक्टर से पहले आप एक डांसर थे, यस। करेक्ट? तो मैं एक्टिंग की जर्नी पे आऊँगा, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना डांसिंग की जर्नी के बारे में बताएं। कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहला डांस कहाँ किया था, कैसे खुद को कंफर्टेबल किया डांस में? डांस की शुरुआत हुई है एक्चुअली झाबुआ से, जो मैंने स्कूलिंग जहाँ से करी है। और वो शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि एज आई सेड आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट विथ लाइक मैं एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, और आप फर्स्ट बेंचर भी नहीं थे, राइट? तो ऐसा होता था कि आप जब बीच वाले होते हैं ना, या तो लास्ट वाले हैं तो आप एकदम हुड़दंग वाले हैं, हाँ, आगे वाले हैं तो एकदम स्टूडेंट हैं और टीचर्स के फेवरेट हैं और क्लासमेट्स के फेवरेट हैं। हाँ, जो बीच वाले हैं ना, उनका कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता, राइट? हाँ, वो तो इग्नोर किया जाता है। तो मैं ऐसा था यार कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भी दोस्त बने, मुझे भी 4 लोग जाने। तो मेरा एक दोस्त था, वो डांस करता था, और उसके सब दोस्त बनते थे। तो डांस तो आता नहीं था, पर उसी टाइम पे आई रिमेम्बर कहो ना प्यारे रिलीज हुई एंड ऋतिक रोशन वो लॉन्च्ड, और मैं ऋतिक को देख के ना स्टंड रह गया। 2001 मैं स्टंड रह गया ऋतिक को देख के। मैंने कहा यार क्या है ये आदमी, ये तो ऐसा तो मैंने एक्टर ही नहीं देखा, इतना गुड लुकिंग, व्हाट अ डांसर, व्हाट डैशिंग पर्सनालिटी, व्हाट एन एक्टिंग। मैं ऋतिक को कॉपी करने लगा, हेड टू टो मैं कॉपी करने लगा कि वो जैसे कपड़े पहनते थे, जैसे स्टाइल करते थे, जिस तरह से बात करते थे, मैं हर चीज़ वैसी करता था। मतलब मेरे पास साइकिल थी, तो इफ है ना, वो उनका बाइक का सीन है कहो ना प्यारे में, जब वो अमीषा पटेल के सामने आते हैं विद हिज रेसिंग बाइक, ही इज वेयरिंग दोस स्पेक्स एंड ही जस्ट with the jawline, he's doing that and he looks at Amisha and he just does this kind of a thing. मैं वो कॉपी करता था। ओके। तो मैंने वैसा ही फ्रेम खरीदा, मैं साइकिल पे था, लेकिन मैं राइड ऐसे करता था जैसे आई एम राइडिंग हायाबूसा और व्हाटएवर, ओके। और मैं किसी से मिलता भी था तो वो सब है वो उनका बहुत फेमस था। मैं वो भी करता था, अपने आप को कांच में देखता, तैयार करता था, यू नो। तो मैं इतना ज्यादा ऋतिक एडिक्ट था। तो फिर उनका जो गाना आया एक पल का जीना, दैट वाज द फर्स्ट डांस ऑफ माय लाइफ, और मैंने घोट के पी लिया था उनको। मैं डिट्टो हर स्टेप को वैसे ही करता था। और मैंने ऐसे ही एक दिन ना, हमारे छोटे शहरों में गणेश चतुर्थी पे फेस्टिवल्स, मतलब वो होता है कि एक दिन डांस है, एक दिन कुछ है, कुछ है, हाँ, कुछ एक्टिविटीज वगैरह होते हैं। तो मैंने गणेश फेस्टिवल में ऐसा डांस किया और मैं जीत गया। तो अचानक से सबका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया कि अरे क्या डांस करता है यार तू, वाओ ये, और सब मेरे दोस्त बन गए एंड एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग मी ऋतिक इन माय स्मॉल टाउन। तो मैं जहां जाता था, अरे ऋतिक आ गया, ऋतिक आ गया। तो मुझे बड़ा मजा आने लगा यार कि अरे आइडेंटिटी हो रही है, मतलब लोग सडनली पहचान रहे हैं। तो मैं ना फिर वो करने लग गया शौक से। फिर लोग मुझे बुलाने लग गए कि अरे यार हमारे यहाँ है ऋतिक, आना यार प्लीज, तू डांस करेगा क्या? और वो करते करते मैं शहर में फेमस हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा यार कि वाह अटेंशन मिल रहा है और लड़कियां भी ध्यान दे रही हैं और सब, यू नो। आपको कब पता चला कि आप एक अच्छे डांसर हो? मुझे कभी नहीं पता था, मैं तो बस डांस कर रहा था। जस्ट मूविंग ऑन। हाँ, बिकॉज मोटिव क्या था कि यार 4 लोग, मैं कुछ तो करूं जिससे मुझे दोस्त बने, जिससे मुझे लोग जाने, है ना। तो मैं डांस कर रहा हूँ। जब आप जीतने लगे तो आपको लगता है कि अच्छा कर रहा हूँ क्या? तब भी अकल नहीं है कि अच्छा डांस और बुरा डांस क्या होता है। आप तो बस डांस कर रहे हैं, यू आर लिविंग इन द मोमेंट। करेक्ट। डांस की प्रोफेशनल जर्नी तो तब मालूम पड़ी जब मुझे आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरे घर वालों ने सडनली डिसाइड किया फॉर हायर स्टडीज दे वांट टू सेंड मी टू इंदौर। और मेरे लिए वो लाइफ शिफ्ट था। आप पहली कक्षा से लेकर के फर्स्ट ईयर तक एक शहर में है, एक जगह पे पढ़ रहे हैं जहां आपका सारा बचपन के दोस्त, सारी मेमोरीज है, और सडनली आपका शहर ही चेंज कर दिया। वो शहर जहां पे कोई नहीं है, आप किसी को नहीं जानते, एवरीबॉडी इज न्यू, सब नए हैं, शहर नया है, लोग नए हैं, कॉलेज नया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यू फील सो लोनली क्योंकि आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, किससे बात करना है। उस टाइम पे ना तो मोबाइल का ज़माना था, उस टाइम पे ना आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ नहीं। आप किससे क्या बात करोगे? और टेलीफोन उस टाइम में महंगा होता था, एसटीडी में जाकर के आपको कॉइन डालने पड़ते थे, 1 मिनट चलता था वो कॉइन, और आपको 2 रुपए डालने पड़ते है ना, और पैसे उतने तो होते ही नहीं थे, तो आप अकेले पड़ जाते हो। तब क्या हुआ कि मैं एक दिन एक सड़क पे वॉक कर रहा था, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे गुरु, हाँ, मनोज दुबे करके एक हैं डांसर इंदौर में, इज अ क्लासिकल डांसर, एंड आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट थिंकिंग समथिंग, सडनली अ स्कूटी कम्स अप एंड ही इज लाइक कि हाय, एंड ही इज वेयरिंग अ हेलमेट एंड आई एम लाइक हेलो, सडनली ऑन द स्ट्रीट, एंड लाइक तुम डांसर हो? तो मैं
ऐसा स्टंट रह गया कि यार इस अनजान शहर में हाउ डिड यू नो मी? किसको पता है। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ, चलो बैठो। तो मैं डर गया क्योंकि आपको पता नहीं ना यार क्राइम है कि क्या आदमी है, कहाँ ले जाएगा, क्या कर देगा आपके साथ। Obviously. तो मैंने कहा कहाँ चलो, बोले नहीं नहीं चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं पता नहीं क्यों बैठ गया और ना वो लेके गए और वहाँ पे इंदौर में रविंद्र नाट्यगृह एक वो है ऑडिटोरियम है जो काफी फेमस था उस टाइम पे, अभी भी है। वहां गए, उन्होंने स्कूटी अपनी रखी, उन्होंने अपना हेलमेट निकाला और एक मास्क पहन रखा था, उसको खोला। एंड ही इज अ वेरी क्यूट शॉर्ट हाइटेड पर्सन, वेरी गोलू मोलू। एंड आई एम लाइक कहाँ लेके आ गए भाई, क्या चल रहा है। पर मैंने देखा कि उस ऊपर लिखा हुआ था स्टेट लेवल डांस कॉम्पिटिशन। मैंने कहा कुछ तो डांस का हो रहा है। He started walking, suddenly I see everyone coming and touching his feet. कह रहे सर। तो मैंने कहा यार ये कोई शायद है आदमी। वो मुझे अंदर लेके गया, उन्होंने सबसे मिलवाया, इससे मिलो, ये कुंवर है, ये कुंवर है, कुंवर अमर ऐसे करके। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ प्रोफेशनल डांसिंग। क्लासिकल डांस हो रहा है, माइकल जैक्सन कर रहा है, कोई सालसा कर रहा है, कोई बॉलीवुड कर रहा है, कोई ब्रेक डांसिंग कर रहा है। और मुझे ऐसा था कि ये सब क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि मैं तो सिर्फ ऋतिक रोशन जानता था। मुझे सिर्फ ऋतिक रोशन का डांस आता था। मैं मतलब ये भी नहीं कह सकता था कि मैं बॉलीवुड करता था, मैं ऋतिक रोशन का डांस करता था, वो जो भी करते थे। देन आई सॉ एवरीथिंग एंड आई एम लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग। और तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ कि मुझे लगा कि यार ये सब तो सच क्रेजी यार, ये जानना है मुझे। तो मेरे अंदर ना बचपन से ही क्यूरियोसिटी बहुत है, मुझे जानना होता है, मुझे ना पहचानना होता है, मुझे सीखना होता है वो आज तक है कि मैंने अगर कुछ ऐसा देख लिया ना जो मुझे नहीं पता, तो मुझे जानना है कि ये क्या है, आपने जो बताया इसके बारे में प्लीज़ बताओ ना, क्या होता है ये। वो कुछ भी हो सकता है, मुझे जानना होता है। तो मैं ना वहाँ से फिर मेरी डांसिंग जर्नी शुरू हुई, जब मैं देखने लगा, कंपटीशन में जाने लगा। और उन्होंने मुझे अपने साथ रखा एज असिस्टेंट कि तुम मेरे साथ रहो, मैं क्लासिकल करता हूँ, तुम वेस्टर्न करते हो, तो तुम वेस्टर्न सिखाओ मेरे साथ में। तब तो मुझे आता नहीं था, पर देन धीरे धीरे क्लासेस करते करते सिखाते सिखाते ना मुझे समझ में आने लगी, मुझे बीट्स पकड़ना समझ में आने लगा, मुझे लिरिक्स क्या होते हैं उस पर सब कुछ समझ में आने लगा कि अच्छा डांस में और कितनी चीज़ें होती हैं, कितना वेरिएशन होता है, ग्रुप डांस कैसे सिखाते हैं, डुएट कैसे सिखाते हैं, सोलो में क्या ध्यान रखना पड़ता है, यू नो एवरीथिंग। क्लासिकल में क्या चीज़ें होती है, वेस्टर्न कैसा होता है, माइकल जैक्सन क्यों फेमस है। तो सब कुछ मैं समझने लगा और फिर चीज़ें सीखने लगा। और उसी में बहुत सारे डांसर से बात होती ना, तो यू शेयर नॉलेज, यू शेयर इन्फॉर्मेशन। और ऐसे करते 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 मेरे अंदर, मेरी लाइफ में डांस आया। और तब ऐसा आया ना, क्योंकि वो 2 साल 3 साल जब मैं कॉलेज कर रहा था, मुझे कॉलेज में तो इंटरेस्ट था नहीं। एज आई सेड, मुझे अचानक दूसरे शहर में डाल दिया, तो ना कोई जान पहचान ना कुछ, तो कॉलेज जाने का कोई मन ही नहीं करता था। कॉलेज में भी मैंने फिर डांस किया, क्योंकि कॉलेज बड़े शहरों में इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होते हैं। तो देन आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई कॉलेज। तो फिर वहाँ से और लाइमलाइट आई और रिकग्निशन मिली कि अच्छा ये कॉलेज को परफॉर्म कर रहा है, ये इसको प्रेजेंट करता है। आई स्टार्टेड विनिंग द कॉम्पिटिशन। देयर वाज अ टाइम आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ दिस थिंग्स कि मैं डांस सिखाने लग गया कॉलेजेस में जाकर के, महिला संगीत, पर्सनल क्लासेस, यू नो हर जगह मैं सिखा रहा हूँ। That was your first earning. फर्स्ट earning. 2005, 6, 7 तो मैं सिखाने लग गया। और टचवुड करते करते ऐसा हुआ कि नाम होने लगा एंड पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द वर्क, क्योंकि मैं बहुत सीरियस था अपने काम को लेकर के। अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे खाने की भी नहीं पड़ी। मैं 12 घंटे खाना नहीं खाऊं, 24 घंटे नहीं खाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं काम कर रहा हूँ तो। और वो करते करते मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट जीतने लगे, मेरे ही सिखाई हुई हर चीज़ मेरी ही चल रही थी। तो इन 3 और 4 ईयर्स ऐसा हो गया था कि द इंटायर सिटी नोज माई नेम, कि यार अगर डांस कोरियोग्राफी अच्छे लेवल करवानी तो इसको बुलाओ। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे 2005-6 में? व्हाट, आई वाज इन कॉलेज 1920। हाँ, मतलब वही टाइम था। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि सब लोग जानने लगे और मुझे डांस करने में मज़ा आता था। मैंने फिर प्रोफेशनल ग्रुप भी ज्वाइन किया कि क्योंकि मुझे ना प्रोफेशनल डांसिंग भी करनी थी। तो जो स्टार्स आते थे, जैसे छोटे छोटे या बड़े बड़े, तो उनके पीछे बैक डांसर में हम लोग खड़े होते थे। तो मैंने ऐसा बहुत डांस किया, मतलब सनोवर कबीर हो या इवन रणविजय सिन्हा, सबके पीछे मैंने डांस किया है। तो मैं वो भी किया है मैंने। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, पर एक 1 पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। और तब ना डांसर्स के लिए एक ही शो होता था, बूगी वूगी। उस टाइम पे बूगी वूगी वाज द ओनली शो फॉर इंटायर इंडिया। तो फिर ड्रीम ऐसा हो गया था कि बूगी वूगी क्रैक करना है। तो मैंने बूगी वूगी भी किया एज अ डुएट कॉम्पिटिशन, पर वो ऑफकोर्स जीते नहीं थे और वो उतना फेमस नहीं हो पाया था।
फिर उसके बाद वापस घर से सवाल उठने लगे, क्योंकि उस टाइम पे डांस का करियर तो कुछ होता ही नहीं था ना, और डांस वाज लाइक अ रिबेल थिंग कि आप डांस कर रहे हो मतलब, और कोई सीरियस नहीं लेता था डांस को, नहीं कि ऐसा लगता था कि अरे ये डांस कॉमेडी एक्टिंग तो नाचता रहता है, अरे हाँ। क्या है इसमें, और कई बार लोग बोलते थे कि अरे कुछ करने को नहीं है ना लाइफ में, तो नाचते रहते हैं, आवारा है, ये सब भी सुनने में आता था। अब बीइंग फ्रॉम अ राजपूत फैमिली, पेरेंट्स को बहुत सुनना पड़ता था ये सब, तो उनको बहुत ताने पड़ते थे कि अरे क्या लड़के को क्या लौंडा बनाओगे क्या, हमारे गांव में यूपी में लौंडा डांसर्स बुलाए जाते हैं शादी में, लौंडा बनाओगे क्या, नचैया बनाओगे, ये राजपूत के नाम खराब करवाओगे तुम्हारा, और यही इज्जत रह गई है क्या। तो बेचारे बहुत सुनते थे, पर मुझे बोलते नहीं थे कुछ, लेकिन मेरी मॉम को हमेशा पता था कि ये बहुत सीरियस है अपने काम को लेकर के, मेरी दीदी को भी पता था, तो वो प्रोटेक्ट करते थे मुझे पापा के सामने। बट आफ्टर अ पॉइंट, ऑफकोर्स बीइंग अ फादर यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मैंने फिर एक स्कूल में जॉब करी एज अ डांस टीचर, NDPS स्कूल है इंदौर में, मैं वहाँ पे डांस टीचर बना, मैं डांस सिखाता था। वो मैं जॉब, काफी फेमस स्कूल है, बहुत बड़ा फेमस स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है, और उन्होंने मौका दिया मुझे। वेस्टर्न डांस टीचर होते नहीं है स्कूल में, क्लासिकल डांस टीचर ही होते हैं। वो पहला स्कूल था जिसने मुझे एज अ टीचर अपॉइंट किया। वो जॉब मैं सिर्फ इसलिए करता था ताकि पापा को ये लगे कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ताकि मैं डांस ना छोड़ूं। तो ये मेरा रीज़न था, और मैं बाकी जगहों से सिखाता ही था, एक डांस क्लास भी खोल ली थी, और बाकी सब जगह सिखा के मैं मेरा खर्चा निकालता था, और मैं घर में भी कुछ अमाउंट देता था। तो ये सेटिस्फैक्शन था उन्हें कि चलो कमा रहा है ना, कुछ तो कर रहा है, खुद का कुछ कर रहा है ना, और घर में भी दे रहा है। पर दिमाग में ये चलता था कि कुछ करना है, कुछ करना है। फिर DID आया, डांस इंडिया डांस सीजन 1, तो मैंने कहा ये क्रैक करना है बॉस, और मैं गया, मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं क्रैक कर पाया, मैं टॉप 100 भी नहीं पहुंचा। और मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मैं अपने आप को सेल्फ जज बहुत करता हूँ, मुझे ना देखना होता है कि मैं किस लेवल पे हूँ, और मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ अपने काम को लेकर। तो मैंने इतना, मुझे पता था कि यार मेरी तैयारी इतनी तो है कि मैं सिलेक्ट होना चाहिए था, मैं नहीं हो पाया। पर मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट इसलिए नहीं हुआ हूँ क्योंकि जजेस भी थक गए थे, सिलेक्शन प्रोसेस भी खत्म हो चुका था। मतलब मैं सुबह 6 बजे लाइन में लगा था और मेरा नंबर अगले दिन सुबह 4 बजे आया था। आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, और जजेस भी एग्जॉस्ट हो गए, सब लोग थक चुके हैं। तो मैंने डांस किया, और मुझे समझ में आ गया था उस इंटरेक्शन से कि इट्स जस्ट टाइमिंग इज रॉन्ग। तो मेरा एक टशन था लाइफ में कि यार मुझे मेरी तैयारी पे भरोसा है, मैं नेक्स्ट डे फिर आऊँगा, मैं यही डांस करूँगा, और मैं इसी गाने पे सिलेक्ट होकर बताऊँगा। और मैंने वही किया, जेन्युइनली मैंने वही गाना तैयार किया, मेरा ऑलमोस्ट कोरियोग्राफी सेम था, और वो हुआ। वो गाना कौन सा था? तेरे लग तेरे लई इश्क निभावा, शाहिद कपूर का गाना था। वो मुझे बहुत पसंद था। और हुआ ये कि जब मैंने परफॉर्म किया ना, तो शो के मेकर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे देख के बोला यार तुम तो लास्ट ईयर आए थे, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने बोला सर आप बोल रहे हो? सक्सेस होने के बाद सारे ऐसे बोलेंगे। नहीं, वो तो पहला ही राउंड था, पर उन्होंने पहचान लिया। तो मैंने बोला सर आप ही लोगों ने तो निकाला था। बोले नहीं यार, तुम तो हमारे उसमें थे कि इसको लेके जाना है। पर आई सेड मे बी सर टाइमिंग खराब होगा। बट वहाँ से फिर मैं DID पहुँचा, और DID के बाद जर्नी कंप्लीटली चेंज हुई, क्योंकि तब वो होता है ना कि हाँ आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि आप जो कर रहे थे वो टाइम पास नहीं था, आप अपनी लाइफ के साथ मजाक नहीं कर रहे थे, आप सीरियस थे उस आर्ट को लेकर के। और DID के बाद तो मैंने कहीं पीछे देखा ही नहीं। और जब मैं इंदौर से निकला तब कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी काम करूँगा बॉम्बे में, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पुल बैक करने की कोशिश करी थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ट्रैप करने की कोशिश फैमिली के लोग थे? नहीं, बाहर के लोग थे, मेरे अपने लोग थे, जिनसे मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी। पर वो जेलिसी फैक्टर होता है ना, कि यार ये आगे निकल गया, ये ये हमसे आगे जा रहा है। हाँ, वो लोगों ने करने की कोशिश करी, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि यार मैंने सबका लाइफ में भला किया है, मैंने सबको काम दिया है, मैंने सबको पैसे की हेल्प करी है, मैं जिससे जो कर सकता हूँ मैंने हमेशा वो किया है, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बहुत हर्ट हुआ था। तो मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए ना, तू वापस नहीं आएगा। सो दैट वाज द थिंग कि वो मैं लेके ही ये गया था कि ये चॉइस है ही नहीं कि करो या तो फिर नो प्रॉब्लम वापस आ जाना, करना ही है, दैट इज द ओनली चॉइस। मिलते हैं अभी आपसे वो लोग जो लोगों ने ऐसा किया? जो लोगों ने नहीं, मैंने कट ऑफ कर दिया उन लोगों से। कभी बात करने की कोशिश नहीं की उन्होंने? करी, लेकिन आई वाज वेरी श्योर कि मुझे नहीं जाना इस जगह पे, क्योंकि जो लोग आपके साथ एक बार गलत करते हैं फॉर नो रीज़न, वो हमेशा करेंगे, क्योंकि गलत करने के पीछे कोई रीज़न तो था ही नहीं ना, वो उनका सेल्फिश मोटिव था, जेलसी थी, राइट, इनसिक्योरिटी थी। तो उनके साथ जुड़ के भी क्या फ़ायदा है? क्या करूँ मैं उनसे बात करके, और क्या बात करूँ?
क्या बात Absolutely. करूं मैं? वो फिर गुस्सा आता है कभी कभी, फालतू में कुछ उल्टा सीधा निकल मतलब जाए। मैं क्यों ही अपनी एनर्जी वेस्ट करूं उनके ऊपर? हाँ क्या करूं ये उनको टाइम भी क्यों दूं?